द ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के ब्यूटीफुल एंड फेमस प्लेसेस की एक झलक। एक ही चैप्टर के अंदर आपको 3 पार्ट्स मिलते हैं, मतलब 3 प्लेसेस हैं जिनको आपको विजिट करना है, रिटन बाय 3 डिफरेंट राइटर्स। तो क्या चाहते हैं ये राइटर्स? ये राइटर चाहते हैं कि जो इंडिया का यंग क्राउड है उसको पता चले कि इंडिया कितना डाइवर्स है, इंडिया के अंदर कितने फेमस प्लेसेस हैं जो आपको पक्का से विजिट करने चाहिए, है ना। तो इंडिया की डाइवर्सिटी एंड ब्यूटीफुल प्लेसेस यहाँ पे आपको इस चैप्टर में दिखाए गए हैं, जो कि हर स्टूडेंट को एक बार ज़रूर से पढ़ना चाहिए। तो कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे हम लोग विजिट करने वाले हैं? तो सबसे पहले हम लोग घूमने चलेंगे गोवा, ठीक है। अब ये जो गोवा है ये प्रेजेंट वाला गोवा नहीं है, ये है एक पोर्चुगीज़ कल्चर वाला गोवा, जो बहुत टाइम पहले जब पोर्चुगीज़ गोवा में रूल करते थे, आए थे गोवा में, तब का ये एक बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वहाँ पे जो बेकर था वो कितना फेमस था, या जो बेकरी है वो कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस था, ठीक है। तो अब बेकर फ्रॉम गोवा किसने लिखा है? लूसियो रोड्रिगीज ने ये चैप्टर लिखा है। क्लियर हो गया। उसके बाद में हम लोग कहाँ जाएंगे? फिर हम जाएंगे कुर्ग घूमने। कर्नाटका की एक स्मॉल सी डिस्ट्रिक्ट है, एक हिल स्टेशन घूमने का जिसका मन है उसके लिए ये एक टूर गाइड है कि आप जाओ और जाके ये वाला प्लेस देखो, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। क्या क्या एक्टिविटीज़ आप यहाँ कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेसेस हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए, वो सारी चीज़ें। 3rd नंबर पे है आसाम। कहाँ घूमने जाएंगे हम लोग जाएंगे आसाम घूमने, जो कि टी स्टेशन के लिए फेमस है। तो वहाँ पे टी प्लांटेशन कैसे होती है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है टी के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में मिलने वाली हैं। कितना ब्यूटीफुल एक चैप्टर है जो एक टूर गाइड की तरह आपको हेल्प करने वाला है कि भाई समर वेकेशन में कहीं जाना है तो पहले गोवा चले जाओ, फिर कुर्ग चले जाओ, उसके बाद में आप आसाम जाइए और टी इंजॉय वहाँ की कीजिए, ठीक है। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि गुप्ता एंड आई एम योर इंग्लिश लैंग्वेज कोच। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों चैप्टर्स की एक समरी स्टोरी समझाने वाली हूँ। उसके अलावा हम लोग कीवर्ड्स समझेंगे, जिन कीवर्ड्स की हेल्प से हम अपने क्वेश्चंस के आंसर्स भी कर देंगे। तो जो कीवर्ड्स हैं वो साथ के साथ में अंडरलाइन करती जाऊँगी, और ये जो चैप्टर है पूरा आज के वीडियो में, 1 शॉट वीडियो में हम लोग फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो भाई वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो कहाँ घूमने जा रहे हैं? सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं अ बेकर फ्रॉम गोवा वाले चैप्टर में, जो हमें गोवा की सैर कराने वाला है, ठीक है। चलो सो जैसे ही ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है ना बच्चे, आप लोगों के लिए जैसे ही ये चैप्टर स्टार्ट होता है, आप सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना शुरू करते हैं? आपको बताया जाता है कि जो गोवा था, राइट, पोर्चुगीज़ कल्चर वाला जो गोवा था, वहाँ पे बेकर बहुत ज़्यादा फेमस थे और उनके बेकरी प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा फेमस थे। अब बेकरी प्रोडक्ट्स से क्या मतलब हो गया? जैसे ब्रेड हो गई, लोफ्स ऑफ ब्रेड, यहाँ पे एक कीवर्ड आएगा जो आपको याद करना है, लोफ्स ऑफ ब्रेड। लोफ्स ऑफ ब्रेड का क्या मतलब हो गया? ब्रेड होती है, स्लाइसेस होते हैं ना, ब्रेड में आपके घर आता है, तो उन स्लाइसेस से पहले अगर आप उस ब्रेड को देखोगे तो वो लोफ होगा। एक लोफ मतलब सिंगुलर, लोफ्स मतलब प्लूरल, ठीक है। तो लोफ्स ऑफ ब्रेड कहेंगे उस ट्रायंगल आटे का जो एक लोफ है उसको बोलेंगे लोफ्स ऑफ ब्रेड, तो वो फेमस है। देन केक आप खाते होंगे, वो भी एक क्या हो गया? बेकरी प्रोडक्ट हो गया। कुकीज़, बिस्किट्स, रस्क, आप अगर ऐसी कुछ भी चीज़ खाते हैं वो सारे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं। वो कहाँ फेमस है? गोवा में। इनफैक्ट पोर्चुगीज़ कल्चर की बात अगर हम ना करें, प्रेजेंट सिनारियो में भी अगर कोई गोवा घूमने जाता है ना, तो वहाँ जब आप किसी कैफ़े में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, सबसे पहले आप चाहते हैं कि एक बेकरी प्रोडक्ट को टेस्ट ज़रूर किया जाए, क्योंकि यहाँ एक फेमस कल्चर है बेकरी प्रोडक्ट्स का, जो कि पोर्चुगीज़ के टाइम से चला आ रहा है। क्लियर हो गया। तो अभी इस चैप्टर में जैसे ये चैप्टर स्टार्ट होता है, जो हमारे नरेटर हैं वो हमें बताते हैं दैट माय एल्डर्स वर वेरी नॉस्टैल्जिक अबाउट दोज पोर्चुगीज़ कल्चर। समझ रहे हो? नरेटर के भी जो एल्डर्स थे पुराने, उनके जो दादा दादी थे, वो लोग भी बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हैं। नॉस्टैल्जिक मतलब याद करते हैं पुराने यादें जो कि पोर्चुगीज़ कल्चर में बेकर्स की थी। फिर राइटर अपना भी एक चाइल्डहुड का टाइम बताएंगे, जब ये चाइल्ड थे तो किस तरह से बेकर्स का वेट करते थे, एक बेकर आएगा और किस तरह से वो आता है और वो क्या क्या प्रोडक्ट्स लेके आता है, और किस तरह से जो एरोमा है, खुशबू है बेकरी प्रोडक्ट्स की, जो राइटर के माइंड में आज भी है, ठीक। तो कीवर्ड्स के साथ साथ पूरा चैप्टर पढ़ते जाते हैं, लाइन बाय लाइन। मैंने इन की पॉइंट्स को लिखा हुआ है जो आपको चैप्टर को पढ़ने में भी हेल्प करेंगे। तो साथ साथ एक चैप्टर में जो बुक है उसको लेके बैठ जाओ, साथ साथ इसके पढ़ लो, ठीक। द स्टोरी टॉक्स अबाउट द टाइम व्हेन गोवा वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोर्चुगीज कल्चर। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। कब की बात है? जब जो गोवा है वो पोर्चुगीज कल्चर के इन्फ्लुएंस में था। तो पोर्चुगीज ही हैं जो गोवा में बेकरी प्रोडक्ट का जो एक कल्चर है वो लेके आए थे। फिर ये लोग चले गए, लेकिन जो कल्चर है वो वहीं रह गया, राइट। तो हमारे यहाँ पे जो गोवा में बेकरीज हैं ये पोर्चुगीज की वजह से है।
नाउ ये चैप्टर क्या है, दिस चैप्टर इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ गोवा बेकर, गोवन बेकर। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि एक कैरेक्टर स्केच मुझे लिख के दिखाओ एक गोवन बेकर का, तो क्या आप लिख सकते हैं? यस, ये वीडियो देखने के बाद में आप लिख सकोगे, क्योंकि यहाँ जो पॉइंट्स मैं एक बेकर के बारे में आपको बताऊंगी, बेकर जो बेकरी करता है, उन पॉइंट्स के आधार पर, उन पॉइंट्स के बेसिस पे आप एक अच्छा सा पेन पोर्ट्रेट, जिसको कैरेक्टर स्केच भी बोल सकते हैं, आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स को मेरे साथ साथ आप भी लिखते जाओ। सो क्या है ये? एक पेन पोर्ट्रेट है, किसका? ट्रेडिशनल बेकर ऑफ गोवा हु आर एसेंशियल पार्ट ऑफ गोवन लाइफ। गोवा की लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है, एसेंशियल मतलब हो गया इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनफैक्ट बोला जाता था कि उस टाइम पे बेकरी से ज़्यादा फेमस या प्रेस्टिजियस बिजनेस कोई नहीं होता था। सबसे ज़्यादा हेल्दी खाते पीते लोग हुआ करते थे बेकर्स, क्योंकि इनका बिजनेस चलता इतना ज़्यादा था। ज़्यादा बिजनेस चलेगा तो ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा तो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक अच्छा बिजनेस माना जाता था। ठीक, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं आज। द बेकर्स वर फेमस बिकॉज दे कैरीड द एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ पोर्चुगीज कल्चर ऑफ बेकिंग ब्रेड्स, लोव्स ऑफ ब्रेड्स। इंपॉर्टेंट लाइन है, कहाँ से लेंगे? बेकर्स क्या कैरी करते थे, क्या बिजनेस था उनका? एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ द पोर्चुगीज कल्चर, पोर्चुगीज कल्चर का एज ओल्ड ट्रेडिशन। ये कीवर्ड है, आपको ये लिखना चाहिए। एज ओल्ड ट्रेडिशन है बेकरी पोर्चुगीज कल्चर का, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो। सो अभी यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताई जाती है कि जो बेकर्स है उनको गोवा में क्या बोला जाता था? पैडर्स बोला जाता था। नाम क्या हो गया? पैडर्स। तो क्यों बोला जाता है, पैडर्स क्या है, ये सब चीज़ें भी आपको धीरे धीरे इसी चैप्टर में समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे एक बहुत फेमस लाइन है, जो नरेटर हैं जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ाते हैं बोलते हैं कि बेकिंग इतनी फेमस थी गोवा में, तो आज के टाइम पे हो सकता है कि फादर या उनके सन के सन, हो सकता है उन लोगों की डेथ हो गई हो, लेकिन आगे वाली जनरेशन्स भी आज क्या कर रही हैं? बेकिंग का ही काम कर रही हैं, उनका बिजनेस आज भी बेकरी ही है। तो बहुत फेमस कीवर्ड यहाँ से आपको मिलेगा, दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड। हो सकता है खाने वालों की कमी हो गई हो, जो अभी बेकरी के लिए फॉन्ड ऑफ लव होता है जिनके अंदर बेकरी का, वो हो सकता है कम हो गया हो, लेकिन द मेकर्स आर स्टिल देयर। मेकिंग करने वाले बेकर्स तो आज वहाँ हैं। हो सकता है ईटर्स नहीं है, लेकिन मेकर्स हैं। तो इसको आप एज अ कीवर्ड लेना और इसको किसी भी आंसर के अंदर डाल देना जहाँ पे बात हो रही हो बेकरी की। तो आप बोलेंगे दोज ईटर्स माइट हैव वैनिश्ड। हो सकता है ईटर्स नहीं हो, बट द बेकर्स और द मेकर्स आर स्टिल देयर। आज भी बेकर्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब जो राइटर हैं वो अपने चाइल्डहुड की टाइम की भी बातें आपको बताएंगे एक एक करके कि एग्जैक्टली मेरे टाइम पे क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हुआ करती थी। सो अभी एक और फेमस लाइन यहाँ पे कीवर्ड की तरह हम लोग यूज़ करने वाले हैं कि जो जैसे अभी बोला ना, ईटर्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, ऐसे ही एक और कीवर्ड आपको मिलेगा कि जो फायर फर्नेसेस हैं, जो फर्नेसेस हैं मतलब जो भट्टियां हैं, ऐसी दिखने में जो भट्टी होती है जिसमें आप बेकरी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, उनके अंदर जो फायर है वो अभी एक्सटिंग्विश नहीं हुई है, बुझी नहीं है, क्योंकि वो आज भी वर्किंग कंडीशन में है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि बेकरी आज भी गोवा में होती है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट लाइन आप लेंगे, द फायर in the furnaces has not been extinguished, which means that they are still in a working condition। अब ये सारे पॉइंट्स आप एज इट इज आंसर्स बनाने में हेल्प ले सकते हैं। तो जितने बच्चे बोलते हैं कि मैम क्वेश्चंस के आंसर्स बनाएं कैसे, इन कीवर्ड्स की हेल्प से आप अपने क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपके लिए। एक बार वीडियो को लाइक कर दो व्हेन यू आर वाचिंग दिस सेशन एंड कीप ऑन वाचिंग दिस अंटिल वी कंप्लीट द एंटायर चैप्टर। आपको यहाँ से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलो। अब ऑथर रिकॉल कर रहा है अपने चाइल्डहुड डेज कि भाई जब मैं छोटा था तो बेकर जब आता था तो हम लोग कैसे एक्साइटमेंट में मॉर्निंग में उठ जाते थे, कैसे पता चलता था बेकर के आने की, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग पढ़ते हैं। सो द ऑथर रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड डेज दैट हाउ एक्साइटेड ही यूज्ड टू बी सीइंग द बेकर एवरी डे। रोज रोज जब बेकर आता था वो बड़े एक्साइटेड हो जाते थे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ पे आपको मिलेगा कि जो बेकर है वो क्या बोलता था, नरेटर बोलता है वो मेरा फ्रेंड भी था, मेरा कंपेनियन भी था और मेरा गाइड भी था। मतलब फ्रेंड, कंपेनियन, गाइड हम उसी पर्सन को बोलते हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, एडमायर करते हैं, भाई रोज़ रोज़ जिससे मिलने का मन करे। ठीक है, कंपेनियन मतलब साथी, साथ में रहने वाला, फ्रेंड बेसिकली। तो फ्रेंड भी है, कंपेनियन भी है, गाइड भी है। इससे एक क्वेश्चन भी बन रहा है आपके चैप्टर में।
ठीक, तो उसको भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन को कि क्यों बोलता है अपना राइटर कि वो मेरा फ्रेंड भी है, कंपेनियन भी है, गाइड भी है, क्यों बोलता है, क्यों? क्योंकि वो बड़ा एक्साइटेड हो जाता था मॉर्निंग में जब आता था। फिर बता दो मॉर्निंग में आता था तो क्या लाता था? बेकरी प्रोडक्ट्स लाता था, बच्चों के लिए बैंगल्स लाता था, ब्रेड बैंगल्स, पहनने वाले बैंगल्स नहीं, ब्रेड बैंगल्स, जो आप यहाँ देख सकते हैं। आप लोगों को याद है ये? कभी किसी ने देखा है? अभी भी मिलते हैं ये, क्या बोलते हैं इनको? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ इनको क्या बोलते हैं। वेल, इनको बोलते हैं डोनट्स, ठीक है, डोनट्स होते हैं। आज के प्रेजेंट इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है ये। इससे पहले हम लोग इसको क्या बोलते थे? ब्रेड बैंगल्स बोलते थे, जो इतना हो सकता है दिखने में सुंदर ना होता हो, बट टेस्ट टाइम श्योर ज़्यादा बेटर होगा, राइट? तो ब्रेड बैंगल्स ज़्यादा ये लोग खाते थे। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं इसका क्वेश्चन में कि क्यों कंपेनियन एंड गाइड ये है। चलो आगे बढ़े। सो द बेकर यूज टू कम एट द नरेटर्स प्लेस ट्वाइस अ डे। फिर वो बताते हैं कि जो बेकर है मेरे घर में 2 बार आता था, मेरे घर के सामने। एक बार मॉर्निंग में, भाई मॉर्निंग में प्रोडक्ट लेके आएगा, आपके घर में आवाज़ लगाएगा, भाई बेकरी के प्रोडक्ट्स ले लो, जैसे सेलर्स होते हैं ना, हॉकर्स होते हैं। फिर सारा सामान पूरे टाउन में घूमेगा, सारा सामान जब खत्म हो जाएगा लौट के वापस फिर से आएगा अपने घर जाने के लिए। तो इवनिंग में फिर आएगा। तो बेकर जो हमारे नरेटर हैं ये वेट करते थे बेकर का आने का, कब आएगा कब आएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा इनके सामने एक मेमोरी उसकी बन जाती थी। अब आता था बेकर, तो कैसे आप इसको डिस्क्राइब करेंगे? बेकर जब मॉर्निंग में आता है तो कैसे सबको पता चलता है? तो इसका भी एक क्वेश्चन है, तो आप बोलोगे द बेकर वुड बैंग द बैम्बू स्टिक्स ऑन द स्ट्रीट। बैंग करेगा बैम्बू स्टिक को, उसके पास एक बैम्बू स्टिक होती थी जिसके ऊपर क्या रिंग्स लगे होते थे, बेल लगे होते थे। तो जब आप थर्ड का साउंड निकालोगे, मतलब जब आप उसको स्टिक करोगे फ्लोर पे, बैंग करोगे फ्लोर पे, तो क्या होगा? आवाज़ होगी, जिंगल साउंड निकलेगा, राइट? तो इसी से क्या है, लोगों को पता चल जाता था कि भाई बेकर आ गया है। तो ये एक कीवर्ड है आपके लिए इंपॉर्टेंट। द बेकर वुड बैंग द बैम्बू स्टिक ऑन द स्ट्रीट विद द साउंड ऑफ थड एंड जिंगल अनाउंसिंग दैट ही हैज़ कम, हिज अराइवल इन दी मॉर्निंग। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको ले लीजिए। द बेकर वुड बैंग द बैम्बू स्टिक ऑन द स्ट्रीट विद द साउंड ऑफ थड एंड जिंगल, ये इतना, ठीक है, अनाउंसिंग हिज अराइवल। आप चाहें तो आगे लिख सकते हैं। तो यहाँ तक क्या पता चल गया कि बेकर जो आता है तो उसका साउंड कैसे होता है और कैसे लोगों को पता चलता है कि मैं आ गया हूँ। अब राइटर बोलते हैं हम बड़े एक्साइटेड होते थे बेकर से मिलने के लिए, बट क्या खरीदना था हमको? ब्रेड्स खरीदने थे, लोव्स ऑफ ब्रेड्स खरीदने थे? नहीं, वो तो कोई और खरीदता था। वो कौन खरीदता था? घर के सर्वेंट्स, जिनको इन्होंने नाम क्या दिया है? पैस्किन एंड बेस्टाइन। आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। सो पैस्किन एंड बेस्टाइन होते थे, वो क्या करते थे? घर में जो लोव्स हैं उनको खरीदते थे अपने मालिक के लिए, अपने ओनर्स के लिए। और बच्चे क्या खरीदते थे? वो खरीदते थे ब्रेड बैंगल्स। तो लोव्स वर बॉट बाय द पैस्किन एंड बेस्टाइन्स एंड चिल्ड्रन वर लॉन्ग फॉर ब्रेड बैंगल्स। यही डोनट्स जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये बच्चे खा रहे हैं प्यार से, वैसा ही करके कुछ कुछ डोनट्स इनको खाने को मिलते थे और ये बड़े एक्साइटेड हो जाते थे इसको खाने के लिए। अब राइटर इस चैप्टर में यहीं पे ही बताते हैं कि जो वो टिपिकल फ्रेगनेंस है, जो एरोमा है ना उन लोव्स का, उन बैंगल्स का, मैं आज भी उनको नहीं भूल पाया हूँ। बहुत ही अच्छा जो एरोमा है वो आता था। द राइटर कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोव्स। ऑब्वियसली आपके घर के आसपास अगर कोई बेकरी का फैक्ट्री वगैरह होगी ना, तो आप जाइएगा उधर, आपको पता चलेगा कि रोड पे ही बहुत अच्छा एरोमा आता है और आपको समझ आ जाता है कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बन रहा है, राइट? तो एरोमा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसका। चलो, अब क्या हुआ? अब राइटर एक बहुत ही फेमस सा इंसिडेंट यहाँ बताते हैं और बोलते हैं कि हम तो मॉर्निंग में ना ब्रश भी नहीं करते थे। सुबह 6 बजे 7 बजे जैसे ही हमें आवाज़ आती थी ना जिंगल साउंड की कि भाई बेकर आ गया है, हम सीधे उठते थे और क्या करते थे? ब्रेड्स खाने के लिए चले जाते थे, या जो बैंगल हैं, स्वीट बैंगल्स हैं ब्रेड की, उनको खाने चले जाते थे। हम ब्रश नहीं करते थे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही ऑकवर्ड सा इंसिडेंट वो बताते हैं। वो बोलते हैं चिल्ड्रन डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश देयर टीथ और वॉश देयर माउथ इन द मॉर्निंग इन एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट में हम लोग क्या करते थे? हम लोग डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ एंड वॉश आवर माउथ, है ना? वॉश भी नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक मेटाफर यूज़ करके आपको बताया है कि हम कौन है? टाइगर हैं। चिल्ड्रन आर कंपेयर्ड विद टाइगर। तो उसको आप मेटाफर बोलेंगे, ठीक है? बोलते कि टाइगर कभी अपने ब्रश वॉश करता है क्या? ब्रश करता है क्या अपने टीथ कभी? है ना? नहीं करता ना। टाइगर नहीं करता तो हम क्यों करें? सो द टाइगर नेवर ब्रशेज देयर टीथ। अपने टीथ को टाइगर कभी ब्रश नहीं करता। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। मैंने सारे पॉइंट्स वही लिए हैं जहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप इसको पॉइंट में लिखेंगे। फिर एक और बड़ा घटिया सा एक लॉजिक देते हैं राइटर और बोलते हैं कि चाहे आप टी पी लो ना, टी क्या होती है?
गर्म होती है। आप टी पियेंगे तो क्या होगा, आपका जो माउथ है वो ऑलरेडी वॉश हो जाएगा उसी से, तो पानी पीने की ज़रूरत नहीं है या ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही गंदा सा ये एग्जाम्पल दिया है। तो बोलते हैं हॉट टी इज़ सीन एज अ माउथ क्लेंजर बन गया है। देखो इसको क्लींजर नहीं पढ़ते, क्लेंजर पढ़ते हैं, क्लेंजर, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है, स्पेलिंग आप लोग याद कर लीजिए। हॉट टी सीम एज अ माउथ क्लेंजर सिंस इट कुड वॉश एंड क्लीन अप द माउथ सो नाइसली। तो हम क्या करेंगे, टी से ही काम चला लेंगे, हम लोग ब्रश व्रश कुछ नहीं करेंगे। तो मॉर्निंग में उठो, टी पियो और सीधे बेंगल्स खा लो, ब्रेड बेंगल्स खा लो और आपका काम हो जाएगा। तो ये बच्चों का एक शरारती वाला हिस्सा यहाँ पे पॉइंट आपको दिखाया जा रहा है। अब बात होती है बेकिंग में और ज़्यादा क्या क्या चीज़ें फेमस हैं, मतलब प्रोडक्ट्स कौन से हैं जो बेकरी के फेमस हैं, या फिर राइटर बताते हैं कि जो किसी के घर में कोई मैरिज है, ठीक है, किसी बेटी की शादी है, तो जो उसकी मदर है वो क्या बनाएगी, सैंडविचेस ज़रूर बनाएगी। कोई फेस्टिवल है, कोई भी शादी का फंक्शन है, तो वहाँ पे बेकरी प्रोडक्ट्स ज़रूर होंगे। तो क्या क्या होंगे, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। सबसे पहले BOL, बोल नाम से एक डिश है, बेकरी प्रोडक्ट है, जिसको आप किसी के घर में जा रहे हैं, गिफ्ट की तरह देना है, तो आप बोल वहाँ पे दे सकते हैं। इतना फेमस बेकरी उस टाइम पे हुआ करता था। फिर बोलते हैं कि अगर किसी के घर फंक्शन है, जैसे क्रिसमस का ईव है या और कोई फेस्टिवल है, तो आप क्या करेंगे, ये वाले प्रोडक्ट्स आपके घर में ज़रूर बनने चाहिए। क्या क्या बनना चाहिए, केक ज़रूर होना चाहिए, केक्स तो समझ आता है, हम लोग यहाँ पे भी बर्थडेज में होता है ना। सैंडविचेस होने चाहिए जो हम लोग मॉर्निंग इवनिंग खाते ही रहते हैं। उसके अलावा क्या होना चाहिए, बोलिनियास होना चाहिए। बोलिनियास क्या हो गया, कोकोनट का मिक्स बेकरी प्रोडक्ट होता है जो कि टेस्टी लगता है, मैंने खाया है ये गोवा में खुद, तो ऑफ कोर्स ये एक टेस्टी प्रोडक्ट हो गया। तो ये होना चाहिए, तो ये तो क्या है, मस्ट हैं भाई, होने चाहिए ये वाले सारे प्रोडक्ट्स, अगर आप क्या हो, गोवा में विजिट करने जा रहे हो या फिर एक गोवन कल्चर का पार्ट हो। ठीक हो गया, चलो अब क्या बोलते हैं, अब ये बताते हैं बेकर्स के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देते हैं और बोलते हैं कि जो बेकर है ना, उनकी एक ड्रेस होती थी, उस ड्रेस का नाम क्या था, ये आपको याद कर लेना है। इसका नाम था कबाई। कैसी थी ये दिखने में, तो यहाँ से आपको एक कीवर्ड मिलेगा जो इम्पॉर्टेंट है। कीवर्ड क्या है, एक कबाई नाम की ड्रेस वो पहनते थे, और ये क्या थी, एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक थी, रीचिंग डाउन टू द नीज तक आपके आएगी, सिंगल कलर की, मतलब सिंगल है, एक सिंगल पीस की है, लॉन्ग फ्रॉक है नीज तक की, इसका नाम हो गया कबाई। और इसको कौन पहनता था, बेकर्स पहनते थे, राइट। राइटर एक और बार बोलते हैं कि मेरे टाइम तक आते आते तो क्या हो गया था, हाफ पैंट्स एंड शर्ट पहनने लगे थे बेकर्स, लेकिन उससे पहले ये कबाई नाम की ड्रेस भी पहनी जाती थी बेकर, जब इनको पैडर्स बोला जाता था तब। ठीक, अब ये बताते हैं बेकर के प्रोफेशन के बारे में कि कितना इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है। तो बोलते हैं कि जो बेकर होता है ना, वो एट द एंड ऑफ द मंथ सबके घरों में जाता था। पहले तो वो डिलीवरी कर देता है, हर महीने जाएगा, रोज़ डिलीवरी करेगा और एंड ऑफ द मंथ में जाएगा और जो बिल्स हैं वो अपने कलेक्ट करेगा। तो बोलते हैं द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, जो कि नॉर्मल है। अगर आपके घर में दूध भी आता है, मिल्क आता है या कुछ भी चीज़ आता है, तो हम लोग एट द एंड ऑफ द मंथ उसका पेमेंट करते हैं, राइट। ऐसे ही बेकरी का भी होता था। लेकिन यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसीलिए है क्योंकि यहाँ दो चीज़ें बताई हैं। एक तो ये कि जो बेकर है किसी वॉल पे अपना रिकॉर्ड रखता था कि किसके घर में कितना प्रोडक्ट जा चुका है और उसका कितना कितना पैसा मुझे लेना है। तो ये वाली लाइन है जो आपको मिस नहीं करनी है कि वॉल पे वो सारा हिसाब किताब अपना रखता था, एंड ऑफ द मंथ अपना बिल कलेक्ट करता था हर घर से जाके। एंड फिर बताना है कि जो बेकरी है वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। प्रॉफिटेबल से मतलब हो गया कि प्रॉफिट बहुत होता था, इसीलिए जो बेकर है उसकी जो फैमिली मेंबर्स हैं या जो सर्वेंट्स हैं वो कभी स्टार्व नहीं रहते थे, मतलब भूखे नहीं रहते थे। हमेशा उनके पास में खाने के लिए पीने के लिए बहुत कुछ होता था एंड दे एक्चुअली लिव्ड अ लग्जरियस लाइफ। एक अच्छा बिजनेसमैन इनको बोला जाता था। सो बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। आप इसको यहाँ से ले लेंगे कि क्यों इतनी फेमस थी। पहले तो आप बता दीजिए कि लोगों को बहुत खाने में पसंद था, मैरिज में बोल गिफ्ट करना रहता था, प्रोडक्ट्स बनते थे बोलिनियास जैसे, सैंडविचेस जैसे, केक जैसे। इसके अलावा बेकरी जो है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था। इस तरह से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, आपका जो आंसर है वो प्रॉपर बन जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन दी ओल्ड डेज द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। कभी स्टार्व नहीं किया है उसकी फैमिली ने ना उसके सर्वेंट्स ने, बिकॉज अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस था। और उस टाइम पे कोई भी अच्छा खाता पीता हष्ट पुष्ट पर्सन दिख जाता था तो बोलते थे ये पक्का से एक बेकर होगा। क्यों? क्योंकि जो बेकर्स हैं उनकी जो अपीयरेंस है वो कैसी होती थी, ये कीवर्ड है, ठीक है, कैसी होती थी, जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस उनकी हुआ करती थी। जैक फ्रूट
अगर आपको पता है एक जो फ्रूट होता है, जैक फ्रूट होता है, वो कैसा गोल मटोल सा होता है, तो अगर वैसा ही कोई दिखने में, ये तो पतला सा है, कैरिकेचर है बेसिकली ये, तो इसको नहीं देखेंगे। इसका फेस देखो कितना गोलू मोलू सा है, तो कोई भी अगर गोलू मोलू पर्सन होगा, जैक फ्रूट प्लम्पी फिजिक होगा उसका, तो उसको पेडर बोला जाता था। तो इस लाइन से क्या समझ आ रहा है, देखो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई डू वी कॉल अ पेडर और अ बेकर एज अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, व्हाई डू वी थिंक सो। तो आप आंसर में बता दो भाई, इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस था, इतना प्रॉफिट होता था इन लोगों को, हर किसी को बेकरी प्रोडक्ट चाहिए था, एवरीवन वांटेड टू हैव अ बेकरी प्रोडक्ट इन देयर फंक्शन, इन देयर फेस्टिवल्स, राइट। सो ऑफ कोर्स दिस वाज अ वेरी गुड एंड प्रेस्टिजियस बिजनेस। नन ऑफ द पर्सन इन द बेकर्स फैमिली, देयर फैमिली members or any, what do we call that, any servants, they would never starve and they would live a very healthy and prosperous life. And that's why we can say seeing a baker, because he had a very jackfruit kind of a physical appearance and very plumpy appearance, we can say that a baker was a happy person or a healthy profitable person. A business, the business was very profitable. Clear हो गया। तो इस तरह से आप इसका आंसर देंगे। ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करेंगे बाद में। अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम घूमने जा रहे हैं कुर्ग में, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में मेनली आपको क्या क्या, सबसे पहले तो सब लोग मुझे इसका वो बताएंगे राइटर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे राइटर बताइए कौन है कुर्ग के, और इससे पहले मैंने आपसे किसका कराया है, द बेकर फ्रॉम गोवा, उसके राइटर, और उसके बाद में जो आने वाला है टी फ्रॉम आसाम, इसके राइटर। तो तीनों चैप्टर लिखिए और तीनों के राइटर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अभी के अभी, जिससे क्या होगा, आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। मतलब सबके टाइटल्स एज वेल एज उनके राइटर्स आपको अभी के भी याद हो जाएंगे। स्पेलिंग, रॉड्रिगीज की स्पेलिंग भी थोड़ी गड़बड़ है, आपको करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है, क्योंकि अगर आरटीसी में क्वेश्चन आया ना बच्चे, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको वो करेक्ट स्पेलिंग पता होनी चाहिए, तो उसका थोड़ा सा सब लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो भाई कुर्ग पढ़ना शुरू करते हैं। कहाँ पर है कुर्ग, क्यों जाएं हम घूमने, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ब्रेव है, ब्यूटीफुल विमेन है वहाँ पर, और मसाले हैं, स्पाइसेस बहुत सारे डिफरेंट तरह की वहाँ मिल जाएंगी। कॉफ़ी वहाँ पे फेमस है, कॉफ़ी की अरोमा वहाँ पे आती है। बहुत सारे प्लेसेस हैं वहाँ पे घूमने के लिए, जैसे निसर्ग धाम हो गया, बाइलकप आइलैंड हो गया, मतलब टिबेटियन सेटलमेंट है ये हो गया, तो यहाँ पे जाओ, घूम के आओ। एक्टिविटीज़ हैं बहुत सारी, माउंटेनियरिंग करनी है, बाइकिंग करनी है, रैपलिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ कर सकते हैं। तो यही सब इसमें बताया गया है कि कौन से सीज़न में जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ समझाई गई हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। The writer describes the hill station of Kurg located in the Western Ghat in the state of Karnataka. मैंने आपको बताया था ये क्या है, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे, कर्नाटका में। वेस्टर्न घाट्स बोलेंगे इसको, सबको पता होगा, राइट। कर्नाटका के साइड में जो घाट है उसको वेस्टर्न घाट बोला जाता है। तो इन्होंने क्या बोला, राइटर ने यहाँ पे क्या करा है, कुर्ग को डिस्क्राइब किया है, कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट में है, कर्नाटका। और भी ज़्यादा स्पेसिफिक होना है तो आप समझ लो कि मैसूर और मैंगलोर के बीच में ये पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मैसूर और बेंगलोर नहीं, मैंगलोर के बीच में कुर्ग पड़ेगा। किसी को भी घूमने कभी जाना है तो आप लोकेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब बताया जाता है कि ऐसा लगता है, ये कीवर्ड है, ऐसा लगता है इस प्लेस को देख के, दिस इज सो डैम ब्यूटीफुल, एज इफ इट हैज़ ड्रिफ्टेड फ्रॉम हेवन से उतर के ये जो प्लेस है, कुर्ग है, ऐसा लगता है कि हेवन से सीधा उतर के आया है, भगवान का घर है, ये इतना ब्यूटीफुल है। तो उसको आप लिखेंगे कैसे, द प्लेस इज हेवनली ब्यूटीफुल एज इट इज ड्रिफ्टेड फ्रॉम किंगडम ऑफ गॉड के किंगडम का ही एक पार्ट है ये, ठीक। ये आपका कीवर्ड है, आपको यूज़ करना चाहिए। चलो अब हम लोग कुर्ग की और ज़्यादा बातें करते हैं। क्या मिलता है यहाँ पे कुर्ग में, बहुत जो चैप्टर है ना उसमें काफ़ी कुछ है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ जो आपके लिए काफ़ी रहेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, जो कीवर्ड्स मैं बता रही हूँ, उससे आपके सारे क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स हो जाएंगे। क्लियर है। तो क्या क्या है इसमें, कुर्ग इज़ फेमस फॉर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। क्या मिलेगा कुर्ग में, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है। फिर क्या मिलेगा, कॉफ़ी के बहुत सारे प्लांटेशंस मिलेंगे, और क्या मिलेगा, स्पाइसेस मिलेंगे, मसाले मिलेंगे, ब्यूटीफुल विमेन मिलेंगी वहाँ पे, और यहाँ पे मार्शियल मैन मिलेंगे, मतलब ब्रेव मार्शियल मैन मिलेंगे जो कि सोल्जर्स हैं। हमारी जो इंडियन आर्मी है वहाँ पे बहुत सारे लोग कुर्ग से जाते हैं, ये बताना चाह रहे हैं ये।
क्लियर हो गया। तो चैप्टर में हमको ये चीज़ें एक एक करके समझने की हैं कि यहाँ पे क्या क्या फेमस है और कैसे कैसे एरियाज़ हैं जो आप घूम सकते हैं। अब देखो, मैंने फिर बोला आपको बहुत लंबा चैप्टर है ये, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको यहीं पे 10 मिनट में ये आपको क्लियर हो जाएंगे। नाउ कब जाना चाहिए कुर्ग घूमना है तो आप मेनली कब जाओ, सितंबर से लेके मार्च तक जाओ, और आपके जो समर ब्रेक है वो तो बाद में शुरू होता है, तो विंटर ब्रेक में चले जाना, ठीक है, विंटर ब्रेक में चले जाना, क्योंकि सितंबर से मार्च तक तो आप लोग ऑलरेडी आई थिंक बिजी रहते होंगे। समर ब्रेक तो मार्च के बाद शुरू, अप्रैल में जून में शुरू होगा, उस टाइम पे यहाँ बारिश हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है कि इसके अलावा का जो टाइम है, मार्च के बाद सितंबर तक का जो टाइम है, वहाँ बारिश बहुत हो रही होती है और बारिश की वजह से लोग यहाँ नहीं आते हैं, ठीक। तो आपको कब जाना है, सितंबर से लेके मार्च के बीच में आप जा सकते हैं। अब इन्होंने कुर्ग का एक और नाम है आपको बताया है, वो है कुडागू। क्या नाम है, कुडागू। और क्या फेमस है, एरोमा आता है कॉफ़ी का, एरोमा मतलब फ्रेगनेंस, खुशबू, खुशबू आती है कॉफ़ी की। कुर्ग जाओगे तो आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी के प्लांटेशंस बहुत सारे हैं, ठीक हो गया। चलो, सो यू कैन फील एरोमा ऑफ कॉफ़ी इन द एयर अगेन, ऑल राइट। अब बताया गया है यहाँ के लोगों के बारे में कि जो लोग हैं ना कुर्ग के, हो सकता है कि वो 2 टाइप के लोग हों, मतलब उनका जो डिसेंड है, मतलब जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो कौन हैं, वो या तो एक ग्रीक थियोरी से रिलेट करते हैं या फिर वो एक अरब थियोरी से रिलेट करते हैं। अब ग्रीक थियोरी क्या कहती है, ग्रीक थियोरी बोलती है दैट पीपल ऑफ कुर्ग आर डिसेंडेंट्स ऑफ एलेक्जेंडर्स आर्मी। सबको पता है एलेक्जेंडर इंडिया आया था ना, लेकिन जब वो इंडिया आया उसके सोल्जर्स इतने ज़्यादा थक गए थे कि वो वापस नहीं जा पाए, रिवर क्रॉस करने में उनको दिक्कत हो रही थी, तो वो वहीं सेटल हो गए। अब जब वो वहाँ सेटल हो गए तो उन्होंने यहाँ के लोगों से शादी की तो ऑफकोर्स उनकी जो जनरेशन है आगे बढ़ती गई। तो हिटलर तो ऑफकोर्स एलेक्जेंडर तो ऑफकोर्स मर गया था, लेकिन उसकी जो आर्मी है वो वहीं सेटल हो गई थी, और उसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि ग्रीक थ्योरी के अकॉर्डिंग एलेक्जेंडर की जो आर्मी थी उसकी वजह से ही यहाँ पे हमारे कुर्ग के लोग बन गए। और ये जो कुर्गी पीपल हैं, इनका जो हिंदू कल्चर है वो नॉर्थ इंडियन हिंदू कल्चर से थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑफ कोर्स बिकॉज ये ग्रीक का कल्चर लेके आए थे। क्लियर हो गया। तो ये ग्रीक थ्योरी है। अब एक अरब थ्योरी है। अरब थ्योरी के अकॉर्डिंग बोलते हैं जो कुर्ग लोग हैं उनका जो डिसेंडेंट्स हैं, ये किसके डिसेंडेंट्स हैं, अरब पीपल के हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो ड्रेस है ना वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर। अब देखो यहाँ से कीवर्ड आएगा क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन भी बनता है। कीवर्ड क्या है मैम? कि भाई जो अरब के लोग हैं वो पहनते थे कुपिया, ठीक है। कुर्गी पीपल की है तो कुर्गी पीपल की है कुपिया, अ लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट। यहीं से आप एज इट इज आंसर में लिखिए, क्या लिखेंगे? द कुपिया, अ लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट वॉर्न बाय द कुर्गी पीपल। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या पहना है? कुपिया पहना है। एंड दिस इज सेम एज कुफिया। कुफिया कौन पहनते हैं? वॉर्न बाय द अरब पीपल। तो क्या बोला है इसमें कि कुपिया रिजेंबल्स कुफिया। कुपिया की जो ड्रेस है, कुपिया जो ड्रेस है वो काफ़ी हद तक सेम है कुफिया से। कुफिया पहनी जाती है अरब के लोगों के द्वारा और कुपिया पहनी जाती है कुर्गी पीपल्स के द्वारा। सो बेसिकली इन दोनों की रिजेंबलेंस की वजह से बोलते हैं कि शायद ये लोग अरब से ही आए होंगे क्योंकि सेम ड्रेस पहनते हैं। तो दो हमारे पास में क्या है? थियोरीज हैं, एक है ग्रीक थियोरी, दूसरी है अरब थियोरी। अब अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको इतनी ही एक्सप्लेनेशन लिखनी है, एक दो अपनी तरफ से स्टेटमेंट्स बना देना, कॉन्टेक्स्ट सेट कर देना जैसे मैं कॉन्टेक्स्ट सेट करती हूँ हर बार, और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अब क्या करेंगे, थोड़ी और बात करेंगे यहाँ के लोगों के बारे में। कैसे लोग हैं? बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं ये। यहाँ पर ब्रेवरी की स्टोरीज बहुत ज़्यादा सुनाई जाती है जिसको वेलर टेल्स बोला गया है चैप्टर में, कि भाई यहाँ के जो लोग हैं ना वो इतने ज़्यादा ब्रेव हैं कि इनको फायर आर्म्स रखने की परमिशन मिली हुई है विदाउट एनी लाइसेंस। अगर आप देखोगे तो एक गन रखने के लिए, फायर गन रखने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन कुर्गी पीपल आर सो ब्रेव दैट दे डोंट नीड अ लाइसेंस। तो ऑलमोस्ट हर घर में एक फायर गन या फायर आर्म्स इन लोग के पास में पक्का से होता होगा। ठीक है, सो आप बोलिए कुर्गी मैन आर ब्रेव इनफ टू कीप अ फायर आर्म विदाउट अ लाइसेंस। क्लियर हो गया? चलो अब इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुर्गी लोगों के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि जो इंडियन आर्मी है, ठीक है, हमारी जो इंडियन आर्मी है, यहाँ पर कुर्गी रेजिमेंट जो है, कुर्गी रेजिमेंट वो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड एंड सेलिब्रेटेड
रेजिमेंट होता है, जैसे अलग अलग स्टेट से ना रेजिमेंट्स बनते हैं वहाँ पे इंडियन आर्मी में, तो उनका जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो द कुर्ग रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रेजिमेंट। ये आप इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अच्छे से डेकोरेटेड होता है, सेलिब्रेटेड रहता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारे जो जनरल हैं इंडियन आर्मी के, उनका नाम है कैरियप्पा। सो जनरल कैरियप्पा आर फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ जो है हमारे, वो कहाँ से हैं? कुर्ग से ही हैं। तो जनरल कैरियप्पा ये हैं, आप इनको देख सकते हैं, और ये कुर्गी थे, ठीक है, कुर्गी हैं बेसिकली। तो इनको एक ऐसा पर्सन जो इस जगह से बिलोंग करता है, तो ऑब्वियसली वहाँ के जो लोग होंगे उनको भी क्या बोला जाएगा? बहुत ज़्यादा ब्रेव बोला जाएगा। तो ये आपको लाइन पता होनी चाहिए जनरल कैरियप्पा के बारे में, ठीक। चलो अब बात करते हैं कि भाई अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको और क्या क्या दिखाई देगा। तो रिवर कावेरी है वहाँ पे, क्या है? रिवर कावेरी है। और बोला जाता है कि रिवर कावेरी का जो वाटर है वो वहाँ कैसे आया? दैट इज द वाटर इज देयर बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट एंड हिल्स, द फॉरेस्ट एंड हिल्स ऑफ कुर्ग। कुर्ग के फॉरेस्ट से, कुर्ग के हिल से जो पानी नीचे आता है, उसी से रिवर कावेरी बनाई गई है। रिवर कावेरी में और क्या मिलेगा आपको? महासीर मिलेगी। ये है एक आपकी द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश इसका नाम है, और ये भी कुर्ग में पाई जाती है। तो अब अगर आप जाते हैं तो आप वहाँ पे कोशिश करिए गाइड से पूछने की ये महासीर फिश कहाँ देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ की नहीं, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश के नाम से जानी जाती है। और भी इंफॉर्मेशन हमको धीरे धीरे कुर्ग के बारे में इस चैप्टर में जो नरेटर हैं वो देना शुरू करते हैं। जैसे बोलते हैं कि अगर आप कहीं घूमने जाएंगे तो आपको एनिमल्स एंड बर्ड्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। क्या क्या देखने को मिल सकता है? आपको किंगफिशर देखने को मिलेंगे, लंगूर देखने को, किंगफिशर डाइव कर रही होंगी, जो लंगूर हैं वो खा रहे होंगे कुछ ना कुछ, स्क्विरल्स होंगी वो स्प्लैश कर रही होंगी वाटर में, है ना, एलिफेंट्स होंगे वहाँ पे बाथ कर रहे होंगे, दे मस्ट बी टेकिंग बाथ इन द रिवर, और जो भी वाटर बॉडी होगी वहाँ पर। एंड आपको बहुत सारी चीज़ें अलोंग साइड द रिवर देखने को मिल सकती है। तो एक ब्यूटीफुल डाइवर्स कल्चर वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बोला है कि आप जाएंगे तो वहाँ क्या क्या करेंगे। तो एक बहुत फेमस लाइन है इस चैप्टर में जिसमें बताया जाता है कि कोई बहुत ज़्यादा डल सा पर्सन भी होगा ना, वो भी कुर्ग में जाके एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि कुर्ग में बहुत कुछ है करने के लिए। रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। रिवर राफ्टिंग सबको सुना होगा, मैंने प्यारे प्यारे से फ़ोटोज़ भी लगाए हैं यहाँ पे, सो दैट आपको एक फ़ील हो, टूरिस्ट टाइप से फ़ील हो। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे? रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? कैनोइंग कर सकते हैं। कैनोइंग इज़ बेसिकली पतली सी नाव होती है, मैंने की हुई है कैनोइंग, तो उसमें आपको चलानी पड़ती है चप्पू से, एंड यू हैव टू पास दी रिवर, क्रॉस दी रिवर। तो बहुत अच्छा कैनोइंग अच्छी एक्टिविटी है, आप कर सकते हैं। रैपलिंग आपको करनी होती है। माउंटेन बाइकिंग आप कर सकते हैं, माउंटेन पे बाइक चलाना। रॉक क्लाइंबिंग आप कर सकते हैं, रॉक होगी बड़ी सी, उसको क्लाइंब करना है। और ट्रैकिंग, ऑफ कोर्स हर हिल स्टेशन पे ट्रैकिंग तो पॉसिबल है ही, तो आप ये एक्टिविटीज़ वहाँ पे कर सकते हैं। अब जो हमारे ये गाइड हैं, जो राइटर साहब हैं, ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप कुर्ग जाते हैं तो कहाँ कहाँ घूमेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे। देखो भाई, एक तो आप ब्रह्मगिरी हिल्स में जा सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? एक ऐसी हिल है, ब्रह्मगिरी हिल, कुर्ग के अंदर ही, जहाँ से आपको एक पैनोरामिक व्यू दिखेगा, मतलब एक पूरा व्यू एक बार में दिखेगा। पूरा कुर्ग आपको एक बार में इन हिल्स से दिख सकता है। फिर आप कहाँ जा सकते हैं? एक निसर्गधाम नाम का आइलैंड है, आप वहाँ जा सकते हैं। और ये 64 एकर्स बड़ा है, 64 एकर्स में फैला हुआ एक आइलैंड है। वहाँ आप जाइए, घूम के आइए। यहाँ जाने के लिए आपको एक रोप वे यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि आइलैंड है ना, तो सब तरफ से पानी से होगा, गिरा हुआ होगा, तो आपको यहाँ जाने के लिए रोप वे का हेल्प लेना पड़ेगा, और आप वहाँ घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा आप कहाँ जा सकते हैं? आप बाइलक जा सकते हैं। ये क्या है? ये एक एक्चुअली तिब्बतियन सेटलमेंट है जहाँ पे मॉन्क्स होते हैं, तो बुद्धिस्ट कल्चर से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड होता है ये। आप जाइए वहाँ, देखिए वो लोगों का कैसे रहना सहना है। एक बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे, तो आप उसको भी घूमने के लिए जा सकते हैं। क्लियर हो गया? ये सारी चीज़ें बताने के बाद जो राइटर हैं वो आपको बोलते हैं कि ये इतना ब्यूटीफुल प्लेस है ना कि कभी किसी को शांति में रहना हो, अपनी हार्ट एंड सोल से बातें करनी हो, तो आप क्या कर सकते हैं? आप कुर्ग में जा सकते हैं। सो कुर्ग इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस फॉर द विजिटर्स टू फील इंडियाज़ डाइवर्स कल्चर, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। किसको बोला गया है? कुर्ग को। कुर्ग को क्या बोला गया है? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया बोला गया है कुर्ग को इस चैप्टर में। क्लियर हो गया? ब्यूटीफुल चैप्टर था ना। तो कुर्ग घूम लिया है, गोवा घूम लिया है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अब हम लोग सीधे जाएंगे आसाम, मतलब साउथ से
सीधे अब कहाँ जाना है, नॉर्थ ईस्ट में जाना है, असम घूम के आना है और देखना है कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें हैं, वहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन है टी से रिलेटेड, टी बनी कैसे, ओरिजिन कहाँ हुआ, क्या क्या स्टोरीज़ हैं इससे रिलेटेड, वहाँ भी घूमना कब है, टी स्प्राउट का सीज़न कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पता चलेंगी। आगे बढ़े, चलो भाई। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार सब लोग वीडियो को लाइक करेंगे, बिकॉज मैं एक ही वन शॉट में आपको सारे चैप्टर्स यहाँ पे क्लियर करा रही हूँ। आई एम श्योर इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मुझे जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कि इस चैप्टर के राइटर कौन है, द टी फ्रॉम आसाम के राइटर कौन है, ये आप मुझे क्या है कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलो भाई, तो ये जो स्टोरी है ये बाकी की दोनों स्टोरी से थोड़ी अलग है। वहाँ पे तो एक नैरेटर है जो आपको सीधा सीधा बताते हैं गोवन कल्चर में क्या होता था, पैडर्स कैसे थे, और कुर्ग में आप जाओगे तो कहाँ कहाँ घूमोगे, ये अलग हो गया। यहाँ पे कैरेक्टर्स मिलेंगे आपको, इस वाली स्टोरी में कैरेक्टर्स मिलेंगे। एक मिलेगा राजवीर, एक मिलेगा प्रांजल। ये दोनों हैं बेस्ट फ्रेंड्स, ये पढ़ते हैं दिल्ली के स्कूल में। अब वहाँ पे हो क्या रहा है, राजवीर तो जो प्रांजल है वो तो ऑलरेडी असम से बिलोंग करता है, जहाँ पे इसके पेरेंट्स रहते हैं। इसके फादर मिस्टर बरुआ, राइट, वो कौन है, एक डेकियाबाड़ी में इनके टी प्लांट्स हैं इनके बेसिकली, तो यहाँ पे टी गार्डन्स के अंदर काम करते हैं। तो प्रांजल ने तो ये सब देखा हुआ है, लेकिन राजवीर जो दिल्ली में रहता है उसने ये सारी चीज़ें नहीं देखी हुई हैं। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है देखने के लिए कि टी प्लांटेशन में बेसिकली होता क्या क्या है और कैसे लगते हैं टी गार्डन्स देखने में। तो राजवीर डिसाइड करता है प्रांजल के घर में जाने के लिए समर वेकेशंस में। ठीक है, तो अभी क्या होगा, राजवीर है, प्रांजल है, ट्रेन में बैठे हुए हैं, समर वेकेशन में दिल्ली से आसाम जा रहे हैं। क्लियर हो गया इंट्रोडक्शन, सब लोगों को समझ आ गया होगा। अब चाय वाला आता है और बोलता है चाय ले लो, चाय ले लो। राजवीर बोलता है हाँ भी 2 कप चाय दे दो। राजवीर चाय पी रहा है और प्रांजल भी चाय पी रहा है। अब ऐसे में राजवीर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, एक तो जा रहा है टी गार्डन्स देखने, ऊपर से टी उसके हाथ में है, तो बड़ा एक्साइटेड होके वो टी के बारे में स्टोरीज बताना शुरू करता है, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स बताना शुरू करता है जो राजवीर के थ्रू आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो। सो द स्टोरी स्टार्ट्स व्हेन राजवीर, फ्रेंड ऑफ प्रांजल, पेज अ विजिट टू डेकियाबाड़ी। मैंने सब कुछ ऑलरेडी आपको बता दिया है। एक कैरेक्टर है राजवीर, दूसरा कैरेक्टर है प्रांजल। दे पे द विजिट टू डेकियाबाड़ी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। टी गार्डन है, इसके मैनेजर कौन है, प्रांजल के फादर है। नाम क्या है इनका, मिस्टर बरुआ इनका मेनली नाम है, आपको चैप्टर में अभी पढ़ने को ये मिलेगा। क्लियर हो गया। नाउ राजवीर इज सो एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है टू विजिट द टी गार्डन्स को देखने के लिए। एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ फैक्ट्स अबाउट टी अवेलेबल विद हिम। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो धीरे धीरे आपके साथ में इस चैप्टर में डिस्कस करेगा। टी का ओरिजिन कहाँ हुआ, टी बनी कैसे, कितनी कप टी पी जाती है इंडिया में, ये सारी चीज़ें वो बताता है। तो वो बोलता है ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में कितनी, 80 करोड़ से ज़्यादा, ओवर 80 करोड़ कप्स पिया जाता है डेली, एवरी डे, विच इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट। प्रांजल बोलता है रियली, मेरे को नहीं पता था, बट इट्स रियली पॉपुलर, दैट मीन्स टी तो बहुत पॉपुलर है इसका मतलब। एंड ऑफकोर्स हम कभी भी आप किसी भी स्ट्रीट पे चले जाओ और जो साइड में टी स्टॉल्स होते हैं वो आप देखोगे कभी कोई टी स्टॉल वाला खाली नहीं बैठा होता, हमेशा कोई ना कोई वहाँ पे टी पी ही रहा होता है। तो एवरी सेकेंड पीपल आर एक्चुअली ड्रिंकिंग टी, एवरी सेकेंड लोग चाय पी रहे हैं। ठीक है, ओके। सो अभी हुआ क्या, यहाँ पे राजवीर ने प्रांजल को बताना शुरू किया, टी पी रहा है और साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। फिर राजवीर क्या करता है, बिकॉज वो ट्रेन से असम ऑलरेडी पहुँचने ही वाला है, तो वो विंडो के बाहर एक मैग्निफिशेंट व्यू देखता है। मैग्निफिशेंट व्यू मतलब बहुत ही सुंदर व्यू देखता है, जिसमें उसको ग्रीन ग्रीन गार्डन्स दिख रहे होते हैं टी के, और उसको ऐसा लगता है जैसे ये सी है, सी ऑफ टी गार्डन का सी है, और बहुत ब्यूटीफुल सीनरी यहाँ पे उसको दिखाई देती है, क्योंकि उसने टी गार्डन्स कभी देखे नहीं है। लेकिन प्रांजल के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता, तो वो अपना चुपचाप से नॉवल पढ़ता है, डिटेक्टिव नॉवल पढ़ने लग जाता है, और बोलता है ठीक है ये तो मैंने देखे ही है, मैं इनमें क्या नया देख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बचपन से यहीं रहा हूँ। राजवीर के लिए ये सब कुछ बहुत ज़्यादा नया है। सो राजवीर लुक्स एट द ब्यूटिफुल एंड सीरीन सीनरी वाइल प्रांजल रीड्स अ डिटेक्टिव नॉवल। ठीक है, तो प्रांजल क्या कर रहा है, डिटेक्टिव नॉवल पढ़ रहा है, और राजवीर क्या कर रहा है, ट्रेन के बाहर ब्यूटीफुल सीनरी दिख रहा है। क्लियर हो गया, कीवर्ड है आपके लिए, आंसर्स में आपको काम आएगा। सो देयर आर टी बुशेज ऑल ओवर एज फार एज वन कैन सी। और उसको उसने बोला क्या, ये कीवर्ड है, मैंने स्पेशली आपके लिए लिखा है, आप बोलिएगा। राजवीर जब एक मैग्निफिशेंट व्यू देखता है तो उसको क्या दिखते हैं, सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स दिखते हैं।
इसके अलावा एक और लाइन है जिसमें बताया है कि जो बैकड्रॉप है, मतलब जो बैकग्राउंड है, उसमें क्या दिखते हैं, डेंसली वुडन हिल्स दिखते हैं। वुडन हिल्स बेसिकली फॉरेस्ट के हिल्स दिख रहे होते हैं। हिल्स के अंदर अगर फॉरेस्ट है तो उसको वुडन हिल्स बोलेंगे। ट्री ग्रो होते हैं ना कभी कभी माउंटेन्स में से, कभी कभी क्या मतलब माउंटेन एरिया में तो ट्री होते ही हैं, तो वो वाले वुडन हिल्स उनको बोलेंगे। डेंसली मतलब बहुत ज़्यादा भरे हुए, राइट। और वहाँ से उसको क्या दिख रहा है, टी गार्डन दिख रहा है, वो ऐसा लग रहा है जैसे सी है, ठीक है। और सॉफ्ट पैडी ग्रीन फील्ड्स भी हैं। तो ये आपके लिए कीवर्ड काम में आएंगे अगर आप इस आंसर को लिखना चाहेंगे तो। चलो आगे बढ़ते हैं, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसको मिलती है। अब ना राजवीर बोलता है, तुमको पता है जो टी है ना, इसकी जो डिस्कवरी है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेजेंड्स ने इसको डिस्कवर किया है। प्रांशुल बोलते हैं अच्छा चलो मुझे भी बताओ एग्जैक्टली तुम्हें क्या क्या पता है। तो राजवीर उसको बताना शुरू करता है, बोलता है नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी। वैसे तो एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है, बट देर आर सो मेनी स्टोरीज जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं अबाउट इट्स ओरिजिन। तो वैसे एग्जैक्टली किसको नहीं पता, कि किसी को नहीं पता कि किसने इसको डिस्कवर किया, लेकिन कुछ स्टोरीज हैं जो मैं तुम्हें बताऊँगा। तो पहली स्टोरी किसकी होती है, चाइनीज़ लेजेंड एम्परर की होती है। चाइनीज़ लेजेंड एम्परर की होती है। तो ये क्या करता था, ये जब पानी पीता था तो उसको बॉईल करता था, बॉइल्ड वाटर ये पीता था। अब एक दिन क्या हुआ, बॉईल करते करते इसमें लीव्स गिर गए। अब वो जो लीव्स थे वो एक्चुअली टी लीव्स थे। लीव्स तो वहाँ थे, लोगों को पता नहीं था कि इनका टेस्ट इतना अच्छा आ सकता है। लेकिन जिस दिन इन चाइनीज़ एम्परर ने उन लीव्स का टेस्ट लिया, इनको समझ आया कि ये तो बहुत टेस्टी है, और बाद में इनको बहुत ज़्यादा एक्टिव फील हुआ। तो इनको समझ आ गया कि इनको टी लीव्स बोला जाएगा और ये आज से टी बनाने के काम में आएंगी। तो ये पहली स्टोरी है जो आपको इस चैप्टर में राजवीर बताता है, ठीक है। क्रेडेंशियल मतलब मुझे नहीं पता कितनी क्रेडिबल है, बट ये जो स्टोरी है ये राजवीर ने इस चैप्टर में बताया है। तो वन स्टोरी इज अबाउट अ चाइनीज लेजेंड एम्परर हु एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड टी लीव्स बिकॉज ही वाज बॉइलिंग द वाटर व्हाइल बॉइलिंग द वाटर। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, व्हाइल बॉइलिंग द वाटर, ठीक है। चलो दूसरी स्टोरी क्या है, दूसरी स्टोरी थी बोधिधर्मा की। किसकी, ये भी एक इंडियन लेजेंड था, इसका नाम था बोधिधर्मा। और ये क्या करता था, मेडिटेशन करते करते एक बार ये सो गया। अब इसने अपने आप को पनिश करने के लिए अपनी जो आई लिड हैं उनको काट के ज़मीन में डाल दिया। जहाँ जहाँ इसके आईलिड्स पड़ी वहाँ से प्लांट्स निकल के आए। उन प्लांट्स का नाम था टी प्लांट्स, राइट। तो 10 टी प्लांट्स वहाँ पे उस टाइम पे निकल के आए थे। अब इन टी प्लांट्स को, इनकी लीव्स को अगर कोई पिएगा तो वो कभी सोएगा नहीं, कभी से मतलब कुछ टाइम के लिए। इसीलिए आपको पता है ना, टी पीते हैं तो एनर्जी आ जाती है, और हमको नींद अगर आ रही होती है तो हमारी नींद ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ से ये वाली स्टोरी निकल के आई कि जो बोधिधर्मा है इन्होंने अपने आप को पनिशमेंट देने के लिए अपनी आईलेट्स ही काट दी। अब इन आईलेट्स से जो 10 ट्रीज़ ग्रो हुए थे उन ट्रीज़ के लीव्स को अगर आप ड्रिंक करते हैं पानी में चाय बना के, तो आपको कभी नींद नहीं आएगी। तो बेसिकली ये एक नया स्टोरी है। अनदर वाज एन इंडियन लेजेंड बोधिधर्मा हु कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल अस्लीप ड्यूरिंग द मेडिटेशन। तो इन्होंने क्या कर लिया था, कट कर लिए थे अपने आईलिड्स। क्लियर हो गया। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है आपको जो मिल गई। कौन दे रहा है हमको ये इन्फॉर्मेशन, राजवीर दे रहा है, प्रांजल को बता रहा है। आपको फ्री में समझ में ये चीज़ें आ रही हैं थ्रू दिस चैप्टर। चलो, सो 10 टी प्लांट्स ग्रो हुए थे आउट ऑफ देयर आईलिड्स एंड द लीव्स वर गुड इनफ टू बेनिश योर स्लीप। बेनिश मतलब खत्म करना, आपकी स्लीप खत्म हो जाएगी। नाउ अब यहाँ पे राजवीर बताता है कि जैसे जैसे वो आसाम के स्टेशन पे जा रहा है वैसी वैसी वो चारों तरफ देख रहा है और बहुत ही ब्यूटीफुल आसाम उसको दिखाई दे रहा है। देर आर टी बुशेज ऑल ओवर वन कैन सी, हर जगह उसको टी बुशेज दिखाई दे रहे हैं। डॉल लाइक फिगर्स दिखाई दे रही हैं, डॉल लाइक फिगर्स दिखाई दे रही हैं, जो कौन है, या तो टी प्लकर्स होंगे, ठीक है, या तो टी प्लकर्स होंगे, कहीं ना कहीं पे टी प्लकर्स टी प्लक कर रहे होंगे, या फिर जो स्कैरक्रो होता है डराने के लिए बर्ड्स को। तो वो बहुत ब्यूटीफुल सीन है जो राजवीर इंजॉय कर रहा है देखना, ठीक। अब क्या होता है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन राजवीर देना चाहता है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड है। तो बोलता है कि जो टी है ना वो ओरिजिनेट कब हुई थी, 2700 BC, 2700 बिफोर क्राइस्ट टी ओरिजिनेट हुई थी। और बोलता है कि शायद ये चाइना में हुई थी और इसीलिए चाइना से ही ये सारे नाम हैं। जैसे आप चीनी बोलते हो, चाय बोलते हो, चाइना बोलते हो, तो काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ है वर्ड्स की इनकी ओरिजिन में। तो शायद से ये जो टी है ये कहाँ से ओरिजिन हुई है, चाइना से हुई है।
अब बोलता है कि जो यूरोपियन है ना, मतलब बोलता है, अच्छा एक और बात बताता हूँ, देखो जो यूरोपियंस है ना, इन्होंने टी को एज अ मेडिसिन लिया था, बेवरेज की तरह इनको लेते थे, नॉट लाइक अ टी जो हम लोग मॉर्निंग में रोज़ पीते हैं, ये टी पीते थे जब ये बीमार पड़ जाते थे, तो एज अ मेडिसिन इन लोगों ने टी को लिया, और इंडिया वालों ने तो उसका सब गड़बड़ी कर दिया। आपको शायद पता होगा इंडिया में तो लोग टी पीते भी नहीं थे, जब ब्रिटिशर्स आए थे ना रूल करने के लिए, 200 ईयर्स उन्होंने रूल किया, तो वो टी पीते थे। एंड द काइंड ऑफ टी दे यूज टू ड्रिंक, मैं एक छोटा सा टिडबिट आपको दे देती हूँ, दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द टी वी ड्रिंक। कभी भी दूध को और पानी को मिक्स करके बॉईल करके फिर उसमें टी लीव्स डाल के ऐसे टी नहीं बनानी चाहिए, ये एक्चुअली हमारे लिए क्या है, थोड़ी सी अनहेल्दी होती है। बट अगर आप देखोगे तो हर जगह टी ऐसे ही बनती है इंडिया में, राइट। ये लोग कैसे करते थे, इनका जो टी वाला वाटर है वो अलग होता था, अलग कैटल में होता था, और वार्म मिल्क अलग कैटल में होता था, और बाद में ये मिक्स करके पीते थे। आपने उसमें देखा होगा ना, मूवीज़ में देखा होगा ये चीज़। लेकिन हम लोग यहाँ पे हमने सब कुछ का कबाड़ा ही कर दिया, तो जो टी हम पीते हैं वो एक्चुअली रियल टी है नहीं। बट ठीक है, इंडिया में अब ये चल रही है, ऐसे ही चलती आ रही है काफ़ी टाइम से। एंड जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आ जाएगी कि एक्चुअल ये वाली टी हमको फ़ायदा नहीं कर रही है बहुत ज़्यादा, तब जाके आपको समझ आएगा। तो जो मेडिसिन होती है ना टी की, वो प्रॉपर्टी सारी बेकार हो जाती है जब आप उसको बॉईल करते हैं। तो जो एक्चुअल मेडिसिनल टी होनी चाहिए थी, जिसको यूरोपियंस पिया करते थे, वो डिफरेंट थी, हम जो बनाते हैं वो डिफरेंट है। नाउ सो दैट डिस्कशन एंड्स व्हेन द ट्रेन रीच एट द स्टेशन वेयर प्रांजल्स पेरेंट्स वेलकम बोथ द किड्स। तो ये एक स्टेशन है असम में, वहाँ पे जाके रुक जाते हैं। प्रांजल के फादर आते हैं, मिस्टर बरुआ, वेलकम करते हैं प्रांजल को और राजवीर को, और बोलते हैं आइए आइए, आपका स्वागत है, चलिए डेकियाबाड़ी के टी स्टेशन चलते हैं और देखते हैं मेरे टी प्लांटेशंस वहाँ पे कैसे हैं। राजवीर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो वो डेकियाबाड़ी की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पे राजवीर के जो फादर हैं, प्रांजल के जो फादर हैं, वो एक मैनेजर हैं। ठीक, नाउ राजवीर एंजॉयज द सीनरी ऑफ टी बुशेज वेयर विच वर लुकिंग सो नीट एंड ऑर्गेनाइज। मतलब जो जितने भी टी बशेस थे ना रास्ते में, अभी देखो जो ट्रेन के रास्ते में थे वो अलग थे, लेकिन डेकियाबाड़ी के रास्ते में जो आपको दिखेंगे बशेस, वो बहुत ज़्यादा प्रून्ड थे। प्रून मतलब कटे हुए, एक ही शेप में, लेंथ सबकी बराबर थी, तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड लग रहे थे ये वाले बशेस। ठीक है, क्योंकि अब ये लोग क्या है, एक्चुअल टी प्लांटेशंस, टी प्लांट्स में जा रहे हैं। अब यहाँ पे और क्या देखने को मिल रहा था, टी प्लकर्स देखने को मिल रहे थे। टी प्लकर्स क्या करते हैं, टी लीव्स जो होती हैं उनको स्प्राउटेड, न्यूली स्प्राउटेड लीव्स को तोड़ते हैं, जिससे कि वो इकट्ठा करके टी प्रोसेस, टी मेकिंग प्रोसेस में आगे भेज सकें। सो द टी प्लकर्स कैरिंग बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक, जैसा इस थोड़ा इस फोटो में आपको दिखेगा, एक बैम्बू बास्केट दिख रही है आपको, इनके बैक पे है, और इन्होंने क्या कर रखा है, एक एप्रन पहन रखी है प्लास्टिक की, इसने तो नहीं पहन रखी है, बट एग्जाम्पल में यहाँ पे चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ बताई गई है। सो द टी प्लकर्स कैरिंग बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, एक कवर होता है ना पहनने के लिए, जिससे कि आपकी एक्चुअल ड्रेस खराब ना हो, तो आप एक एप्रन पहन लेते हैं। कैन बी सीन ऑन द वेज, बोथ द वेज, दोनों तरफ देखा जा सकता है। वो लोग क्या कर रहे थे, न्यूली स्प्राउटेड टीज को, टी लीव्स को प्लक कर रहे थे, तोड़ रहे थे। प्रोसेस है जो कि किया जाता है हर गार्डन में। अब राजवीर जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, और क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछे जाता है मिस्टर बरुआ से। तो उनमें से एक क्वेश्चन वो क्या पूछता है कि मुझे ये बताइए, जो न्यूली स्प्राउटिंग पीरियड होता है टी लीव्स का, वो कौन सा होता है, मतलब अच्छी वाली टी कौन से सीज़न में आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मई से लेके जुलाई तक, एक्चुअली राजवीर ही बताता है, मैंने कहीं पे पढ़ा है कि मई से लेके जुलाई तक का जो सीज़न है वो बेस्ट टी प्रोडक्शन होता है। मतलब यहाँ पे जो टी स्प्राउट होती है, जो टी बनती है, वो सबसे अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्शन में होती है, न्यूली स्प्राउटेड होती है, नई नई ताज़ा टी, राइट, तो वो होती है। तो प्रांजल के जो फादर हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, राजवीर को बोलते हैं वाओ तुमको तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आए हो तुम। राजवीर बोलते हैं हाँ मैं कलेक्ट तो करके आया हूँ बहुत कुछ, लेकिन अब मैं यहाँ रह के और भी कुछ सीखना चाहता हूँ। सो ऑफ कोर्स वो यहाँ रहेगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन टी के बारे में इकट्ठी करेगा। तो ये यहाँ पे मिस्टर बरुआ जो है वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं राजवीर से, एंड अप्रिशिएट करते हैं उसको, एंड हिज नॉलेज अबाउट द टी प्लांटेशन। और यहीं पे ये जो चैप्टर है वो आपका ख़त्म हो जाता है। सो बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे राजवीर ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है टी प्लांटेशन में। तो आप सब लोगों को भी थोड़ी सी एक मोटिवेशन मिली होगी कि आप किसी भी एरिया में घूमने जाते हैं,
ठीक है, हर कोई जाता होगा ना समर में, विंटर में, तो वहाँ की कल्चर को समझो। आप जो जहाँ भी घूमने जाओ, गोवा जा रहे हैं, केरला जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं, वहाँ के लोगों से बात करो, वहाँ का कल्चर समझो, वहाँ क्या फेमस है, क्यों फेमस है, उसकी हिस्ट्री क्या है। ये एक इन्फॉर्मेटिव पार्ट होता है आपकी जर्नी का। एंजॉय तो करेंगे, एक्टिविटीज़ तो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम इन चीज़ों में भी अपना आपको देना चाहिए, जिससे कि आप बहुत ब्यूटीफुली उस एरिया को फील कर सकें, ठीक है, एंड आपको पता चले कि इंडिया कितनी ज़्यादा डाइवर्स है। चलो, इस चैप्टर से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन है आप लोगों को देती हूँ, जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है, तो मैं क्या करूँगी, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं पार्ट 2 में, तीनों चैप्टर के मिक्स करके पार्ट 2 में आपको क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताऊंगी। क्लियर हो गया? तो आज की वीडियो में ये जो तीनों चैप्टर्स मैं आपको समझा चुकी हूँ ऑलरेडी, उनके की नोट्स एंड समरीज अपने पास में लिख के रखना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगी इनके क्वेश्चन आंसर्स कराने के लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में सब लोगों से चाहिए। व्हाई डज राजवीर कम टू विजिट प्रांजल? राजवीर क्यों आता है प्रांजल को विजिट करने? तो एक जो आंसर है आप प्रॉपर रिटन फॉर्म में अच्छे से आंसर देंगे, एक लाइन में आंसर नहीं होना चाहिए। मैं आपको 2 में से मार्क्स देने वाली हूँ उसमें, ठीक है। 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है ना, तो अकॉर्डिंगली आपको अपना अच्छा सा आंसर लिखना है। आई विल मीट यू अगेन इन दी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एवरीवन। एंड यस, कल आपको पोम का 1 शॉट मिलेगा, ठीक है, पोम का मिलेगा। फिर अकॉर्डिंगली जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे आपको सारे 1 शॉट टाइम टेबल के हिसाब से मिलेगा। टाइम टेबल की वीडियो आपको कहीं पे मैं लास्ट में लगवा दूंगी इस वीडियो के, या डिस्क्रिप्शन में आप एक बार चेक करना टाइम टेबल क्या है हमारा 15 दिन का। अकॉर्डिंगली सारे वीडियोस आपके पास में आ रहे हैं, ठीक है। चलो, बाय एवरीवन एंड टेक केयर।